तो न्यूज रूम लाइव में सबसे पहले बात करेंगे एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले की। जी हां, इस मामले में अब मरकजी हुकूमत ने असदुद्दीन ओवैसी को जेड जुमरे की सिक्योरिटी फराहम कर दी है और इस हवाले से मरकजी हुकूमत ने उनकी सिक्योरिटी का जायजा भी लिया है। आपको बता दें कि कल गाजियाबाद में एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी पर कुछ शरपसंदों ने कई राउंड फायरिंग की थी। असदुद्दीन ओवैसी इस हमले में बाल बाल बच गए। इस सिलसिले में अब तक 2 गिरफ्तारियां अमल में लाई हैं। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है। जो भी मुलजिम थे उन्हें हिरासत में लिया गया है, पूछताछ जारी है, जल्द ही उन्हें अदालत के सामने पेश किया जाएगा। कल करीब 5:20 शाम में जब सांसद जी किठौर मेरठ से अपनी सभा करके लौट रहे थे तो छिजारसी टोल प्लाज़ा के पास, जो कि हापुड़ ज़िले में आता है और पिलखुआ थाना अंतर्गत आता है, वहाँ उनके काफ़िले पे अटैक की सूचना उन्होंने ट्वीट के ज़रिए दी और उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वहाँ जो लोग मौजूद थे उनको गिरफ्तार किया और विस्तृत पूछताछ के बाद से तथा वहाँ टोल प्लाज़ा पे जो हमारी सीसीटीवी लगी है उसके परीक्षण से 2 व्यक्तियों द्वारा ये घटना कारित किया जाना प्रकाश में आया। दोनों व्यक्तियों को पुलिस ने कुछ घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया और इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। घटना में जो हथियार प्रयुक्त हुए थे वो दोनों हथियार भी बरामद किए जा चुके हैं तथा इनकी निशानदेही पे एक अल्टो कार भी बरामद की गई है। अभी तक की पूछताछ के हिसाब से ये जो लड़के हैं ये सांसद जी के जो एक धर्म विशेष के प्रति जो उनका भाषण इत्यादि देने की शैली है उससे आहत थे तथा इसी कारण से ये घटना कारित किया जाना बताया जा रहा है। सांसद जी के प्रतिनिधि के कहने पे समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। यहाँ स्पष्ट करना है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके की गड़बड़ी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और कानून के हिसाब से कार्य किया जाएगा। जैसे कि इस घटना में कार्रवाई करते हुए तुरंत सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है और हम सभी दोषियों को गुण और दोष के आधार पर जल्द से जल्द कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे तथा समुचित धाराओं में चार्जशीट लगाएंगे। वहीं असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले के मामले में शिवसेना का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। शिवसेना का कहना है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो खराब हो चुकी है। जो गुंडे हैं वो उत्तर प्रदेश में आज़ाद घूम रहे हैं, चाहे यूपी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का मामला हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी पर हमले का मामला हो। बहुत ही निंदनीय है और दिखाता है किस तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में बिल्कुल चरमरा गया है। और खास करके मैं मानती हूँ विपक्षी दल नेताओं को, किसानों को, उनको कभी भी किसी तरीके की सहायता पुलिस से मिलती नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे वो लखीमपुर खीरी हो या ओवैसी जी की गाड़ी पे बंदूक चलाना। वहीं कर्नूल एमआईएम सदर मंसूर अहमद ने असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। साथ ही उन्होंने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि जिन अफराद को गिरफ्तार किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी एक बेबाक कायद हैं जो SC, ST और मुस्लिम अक़लियतों के हुकूक के लिए लड़ते हैं। हिसाब से मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब को और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को मैं पूछ रहा हूँ कि आप एक पार्लियामेंट मेंबर को जो है सिक्योरिटी नहीं दे सक रहे तो आम आवाम को जो है आप किस तरीके से सिक्योरिटी दे सकते हैं। जो भी ये हादसे के पीछे ही जो भी अटैक कर रहे हैं ये लोग उनको अरेस्ट करके इनके पीछे कौन है इनको निकालना ज़रूरी है। इनको निकाल कर जो है सख्त से सख्त सज़ा देना चाहिए। और उसी के साथ साथ हमारा ये डिमांड है असद साहब को जो है जेड कैटेगरी का सिक्योरिटी देकर उनको।
सीधा रुख करेंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का, जहां वो मीडिया से खिताब कर रहे हैं। है कि जहां एक परिवार दूसरे परिवार को कैसे ऑक्सीजन दे रहा था, और उससे पहले की भी जो तस्वीरें थी जिस समय लॉकडाउन लगा था, सबसे पहले एक नौजवान यहीं का जिसकी जान गई थी, हार्ट अटैक हुआ था, वो मुरैना का था, आपके बगल के प्रदेश का था। हार्ट अटैक हुआ, चलता चलता आया, घर नहीं पहुंच पाया, उसको हार्ट अटैक हो गया। कई लोगों की जान गई उस समय जो अपने घर नहीं पहुंच पाए, सरकार ने नहीं मदद की। और वो तस्वीर कैसे भूल सकते हैं कि एक माँ अपने बेटे को सूटकेस पे लेके जा रही थी, और यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ सरकार के लोग कह रहे थे कि ऐसा तो बचपन में हमने भी किया, हमें भी ले जाया जाता था। उस समय जितने लोगों की जान गई, अगर किसी ने मदद की थी मजदूरों के परिवार की, तो समाजवादी पार्टी ने उन परिवारों की मदद करने का काम किया। और जो हम कर सकते थे, चाहे वो प्रेस के लोग हों या समय समय पर अगर ऐसी घटना हुई, जो मदद कर सकते थे हम लोगों ने मदद की है। और लॉकडाउन का समय, बीमारी का समय, हमारा किसान, हमारा नौजवान और पूरा आगरा का कारोबार ठप है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, आगरा में तो न जाने कितने कारोबार हैं, कितने काम हैं, लेकिन अगर हम इसका हिसाब किताब लगाएं तो डबल इंजन की सरकार ने यहाँ का कारोबार ठप कर दिया है। जो सहयोग करना चाहिए था सरकार को, वो सहयोग नहीं किया सरकार ने। जितने भी काम आज जो दिखाई दे रहे हैं, जो बड़े काम हैं, कभी न कभी समाजवादी सरकार में शुरू हुए थे। मुझे याद है कि जिस समय गंगा का पानी पीने के लेकर के यहाँ आना था, सरकार बनी थी। जो जापान के एम्बेसडर थे मुझसे मिले थे आकर के, उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो हम शुरू नहीं कर पाए हैं, हम चाहते हैं वो जायका का प्रोजेक्ट यहाँ चालू हो जाए, पैसा खर्च हो जाए। न जाने कितनी सरकारें थी जो लाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले वाली जो सरकार थी किसी कारण उस काम को आगे नहीं बढ़ाया। अगर किसी ने उस समय जायका के प्रोजेक्ट को, पानी पीने को आगरा पहुंचाने का काम किया तो वो समाजवादी सरकार थी। अभी मैं देखता आ रहा हूं कि पिलर बहुत पहले लग जाने चाहिए थे, अब पिलर लग रहे हैं। मेट्रो अगर किसी ने दी है तो समाजवादियों ने दी है, समाजवादी सरकार ने मेट्रो दी है। और जितने काम उस समय दिए जा रहे थे, अभी भी सरकार आधे अधूरे पूरे नहीं कर पाई। पता नहीं क्या दुश्मनी है विकास से। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को विकास को गति नहीं दे रहे हैं। तकलीफ उस म्यूजियम से भी थी, जो म्यूजियम आधा अधूरा पड़ा है। मुझे याद है, मैं म्यूजियम देखने गया, वहाँ के मेरे चौकीदार से मुलाकात हुई और मैंने चौकीदार से कहा कि आपने ये एयर कंडीशन क्यों नहीं लगाए हैं? बोला साहब ये बिना लगाए इसकी तो वारंटी खत्म हो गई है। तो वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सिटी असेंबली हलके से पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के दौरान वज़ीर आला के साथ वज़ीर दाखिला अमित शाह भी मौजूद रहे। और आपको बता दें कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने गोरखपुर सिटी असेंबली हलके से अपना उम्मीदवार बनाया है। यूपी में 7 मरहलों में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। गोरखपुर में 6ठे मरहले में 3 मार्च को इंतखाब होंगे। पर्चा नामजदगी दाखिल करने से कबल योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ भी किया। वहीं गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने पर्चा नामजदगी दाखिल करने से पहले रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हमने आवाम की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया। सुरक्षा, आस्था का सम्मान, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिलाओं तक पहुंचाने और विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य जो किया वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में, माननीय श्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व, उनकी प्रेरणा निरंतर हम सबको प्राप्त होती रही
और आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के बारे में कोई भी व्यक्ति एक नकारात्मक टिप्पणी नहीं कर सकता। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, राजनीतिक प्रतिशोध हो सकता है, राजनीतिक टिप्पणी हो सकती है, लेकिन गरीब को बिना भेदभाव किसकी योजना का लाभ मिलना, गरीब को मकान मिल जाना, गरीब को शौचालय मिल जाना, हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव के उसकी आस्था का सम्मान हो जाना और हर एक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी दे देना, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जिन दंगों से ग्रसित राज्य था उसमें एक चुनौती थी, लेकिन जब यशस्वी नेतृत्व होता है और निरंतर उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है तो कठिन से कठिन चुनौती को भेदना भी बहुत आसान हो जाता है। और ये 5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी संगठन ने, सरकार ने मिलकर के वही परिणाम आज उत्तर प्रदेश की जनता के सामने दिया है। क्योंकि आदरणीय प्रधान, कानपुर में तीसरे मरहले के तहत 20 फरवरी को वोटिंग होनी है। कानपुर में 10 सीटों पर इंतखाब होने हैं और इसको लेकर तमाम तर तैयारियां की जा रही हैं और इलेक्शन के पेश नज़र ही कानपुर में डीएम नेहा शर्मा को खास करके तैनात किया गया है और इलेक्शन के हवाले से क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, इस पर बातचीत की हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने। में तीसरे चरण में मतदान होना है, उसको लेकर तैयारियां जारी हैं। हमारे साथ डीएम नेहा शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, किस तरह से तैयारियां जारी हैं और खास इंतजाम किस तरह के हैं? देखिए, कानपुर में जो तीसरे चरण में मतदान होना है, 20 फरवरी को यहाँ पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो सुनिश्चित होनी है। हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि फ्री फेयर इलेक्शन पीसफुली किस तरह से कंडक्ट किया जा सकता है, उसमें जो भी इंतजामात होने हैं उनके लिए हम लोग बहुत सजग हैं और सभी अधिकारियों को इसके संबंध में निर्देशित भी किया गया है। पुलिस के व्यवस्थापन भी जो हैं उसको लेकर हम लोगों की लगातार जो है वो बातें हो रही हैं पुलिस से और उसमें पूरे प्रभावी जो कार्रवाइयाँ हैं वो हो रही हैं। आप जानते हैं कि ये जनपद जो है ये अर्बन और रूरल का मिक्स है, तो हमारे यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ़ बूथ्स हैं वो 3714 बूथ्स, क्योंकि अब ऑक्सिलरी बूथ्स 12 बढ़ गए हैं तो 3714 बूथ्स हो गए हैं। इन बूथों पर एक तो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ के संबंध में जो कार्रवाइयाँ होनी है उसको हम लोग लगातार खुद भ्रमणशील रहकर सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के माध्यम से भी इसको दिखवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 10 मॉडल बूथ्स हम हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बनवाने की प्रक्रिया में हैं। पिंक बूथ्स, एटलीस्ट 2 पिंक बूथ्स हम चाह रहे हैं कि विच आर कम्प्लीटली मैन्ड बाय विमेन और महिलाओं के लिए एक सिंबॉलिक रूप से एक प्रतीकात्मक उसमें एक एनर्जी सिंथेसाइज कर सकें, तो ये भी एक हम लोगों का प्रयास है। दिव्यांगों के लिए कुछ खास इंतजामात किए गए हैं, उसको जी बहुत विशेष रूप से, क्योंकि यहाँ पे एलिम्को का एक सेंटर रहा है। कानपुर तो अपने आप में कई अन्य जनपदों में भी व्हील चेयर्स भेजना और इस तरह के कार्यक्रम कर रहा है। हम लोग अपने यहाँ पर यहाँ के स्थानीय रूप से जो है उसमें एक चीज़ हमने एनालिसिस किया है कि हमारे जितने बूथ्स हैं वहाँ पे सर्वाधिक दिव्यांग मतदाता जहाँ हैं उनको हम लोग एनालाइज कर लिया है और ऐसे बूथ्स करीब 450 बूथ्स ऐसे निकले हैं जहाँ पर संख्या जो है वो करीब 20 के लगभग है इस दिव्यांग मतदाताओं की। तो वहाँ पर व्हील चेयर्स को रखवाना, उनके लिए उनके साथ में ले जाने के लिए एक हेल्पर को रखवाना, इस तरह की व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। तो दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर्स और रैंप्स, उनके साथ में हेल्पर्स, इस तरह की व्यवस्था है। साथ ही में वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू एक्सप्लोर कि हम उनको अगर ई रिक्शास के माध्यम से उनकी पॉकेट्स आइडेंटिफाई हो जाएं तो उनको लाने ले जाने का कार्य या वृद्ध जन जो हैं उनको लाने ले जाने का काम भी अगर इसको हम अपने रोडवेज नेटवर्क्स और ARTO के माध्यम से करवा सकें तो ये भी हम एक पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से यहाँ पर कानपुर में जो तीसरे चरण का मतदान होना है उसके लिए तैयारियाँ पूरी की जा चुकी हैं और कुछ नए एक्सपेरिमेंट भी किए जा रहे हैं जिनमें मतदान प्रतिशत बढ़ सके और दिव्यांगों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 12. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। असदुद्दीन ओवैसी की सिक्योरिटी के मामले से बड़ी खबर आपको बता दें, सीआरपीएफ के एहलकार सिक्योरिटी फराहम करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी के घर पहुंचे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को मरकज ने जेड सिक्योरिटी देने का फैसला किया है। हमले के बाद असदुद्दीन ओवैसी को जेड सिक्योरिटी दी जा रही है। तो कल गाजियाबाद के पिलखवा टोल प्लाजा पर असदुद्दीन ओवैसी के कॉन्वॉय पर जो हमला हुआ, उसके बाद से तमाम तर जो इन्वेस्टिगेशन है इस मामले में शुरू हो गई है। 2 लोगों की गिरफ्तारी इसमें की गई है। तो अब आपको बता दें कि मरकज की तरफ से उन्हें सिक्योरिटी फराहम की गई है। सीआरपीएफ के एहलकार सिक्योरिटी फराहम करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी के घर पहुंचे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को मरकज ने जेड सिक्योरिटी देने का फैसला किया है। हमले के बाद असदुद्दीन ओवैसी को ये सिक्योरिटी दी जा रही है। हालांकि 94 के बाद से असदुद्दीन ओवैसी कभी भी सिक्योरिटी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें पसंद नहीं है कि वो अपने साथ सिक्योरिटी एहलकारों को लेकर चलें। लेकिन कल जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के कॉन्वॉय पर हमला हुआ, उसके बाद से तमाम तर मुतालबे किए जा रहे थे सिक्योरिटी के, और अब उनको मरकज की तरफ से जेड सिक्योरिटी फराहम की गई है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 810वें उर्स का आगाज हो चुका है। दरगाह में तमाम तर मजहबी रसूमात का आगाज भी हो गया है। इतवार के रोज वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी चादर पेश करेंगे। हमारे नुमाइंदे ने मुख्तार अब्बास नकवी से बातचीत की। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। सर, दरगाह अजमेर शरीफ पर वज़ीर आज़म की तरफ से चादर जानी है, वो पेश भी कर दी गई, आपने ट्वीट भी किया है। जी हाँ, दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज के पर जो है वो संडे को हम 11 बजे हाज़िरी देंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के तरफ से जो चादर दी गई है उसको हम उनके दरबार में पेश करेंगे। प्रधानमंत्री जी का एक संदेश भी है, उसको भी हम जानकारी लोगों को देंगे और मुल्क के अमन व अमान, मुल्क की तरक्की और जो इस वक्त जो है वो एक संकट का समय है, इस संकट से पूरा देश और पूरी दुनिया बाहर निकले, आलम इंसानियत जो है वो उसकी सेहत और सलामती और सुरक्षा पूरी तरह से महफूज हो, ये तमाम दुआएं हम करेंगे। सर, देखें तो बड़ी पुरानी रिवायत है और हमेशा जाती रही है, आप भी जाते रहे हैं, तो इसके पीछे क्या चीज़ें होती हैं
देखिए, एक चीज़ आपको देखना होगा, मैंने तो बहुत करीब से देखा है, नरेंद्र मोदी जी सूफियों की सोच और संतों के संस्कार से भरे हुए हैं। और जो लीडर सूफियों की सोच और संतों के संस्कार से भरा हो, वही जो है वो सबका साथ सबके विकास के संकल्प को पूरा कर सकता है। और आज अगर मेरा मुल्क, आज मेरा देश जो है वो दुनिया में अपनी धाक जमा रहा है, मेरे देश के लोगों के विकार में, इज्जत में चाल चाल लग रहा है, तो उसका एक ही कारण है कि एक बहुत महफूज और एक बहुत मजबूत नेतृत्व हमारे पास। सर आपके हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 810वें उर्स का बाकायदा आगाज हो गया है और आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से चादर पेश की गई। इस चादर को आपको बता दें, दरगाह कमेटी के नायब सदर मुनव्वर खान लेकर अजमेर दरगाह पहुंचे और राजनाथ सिंह का पैगाम बुलंद आवाज में पढ़कर सुनाया गया। इसका विषय है महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज सबको मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को, पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं उन सबको गरीब नवाज के 810वें उर्स मुबारक के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूं। और जैसा कि 810वां उर्स यहाँ प्रारंभ हो गया है और देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी जो गरीब नवाज से निस्बत रखते हैं और मेरे माध्यम से जो हमेशा हर साल यहाँ चादर और अपने हकीकत के फूल भेजते हैं, और सरकार की कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए आज हम यहाँ चादर लेकर आए। और जो यहाँ के उनके जो वकील हैं, एनसीपी के कौमी तर्जुमान और महाराष्ट्र के अक़लियती वजीर नवाब मलिक ने मालेगांव बम धमाका मामले में एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मालेगांव बम धमाका केस में जो गवाह हैं वो अपना बयान बदल रहे हैं, ऐसा महसूस होता है कि सब किसी के दबाव में हो रहा है, या मतलब कि जो गवाह हैं वो बयान अपना बदल रहे हैं किसी के दबाव में आकर। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। लगातार मालेगांव बम ब्लास्ट में विटनेस हॉस्टाइल हो रहे हैं। जब ये मामला शुरू हुआ था, हेमंत करकरे साहब ने इसे क्रैक करने का काम किया। 26/11 के हमले में वे शहीद हो गए। विटनेस हॉस्टाइल होते समय कह रहे हैं कि एटीएस के दबाव में हमने बयान दिया। इससे सीधा मतलब निकलता है कि हेमंत करकरे साहब जो देश के लिए शहीद हुए, उनकी जो भी ईमानदारी थी उस पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। जिस तरह से विटनेस हॉस्टाइल हो रहे हैं, सरकार केंद्र की बदलने के बाद जो सरकारी वकील थी उस पर दबाव डाला गया, जिस तरह से पूरा केंद्रीय एजेंसी का रवैया बदला, हमें लगता है विषय गंभीर है। जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसे ढंग से क्रॉस करना पड़ेगा और न्यायालय को भी इसका संज्ञान लेना पड़ेगा कि एक के बाद एक सभी विटनेस कैसे हॉस्टाइल हो रहे हैं। कहीं उन्हें पढ़ाकर तो हॉस्टाइल नहीं किया जा रहा है, ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिसने देश के लिए अपने प्राण गंवाए, उस अधिकारी की कार्रवाई पे सवाल सारे विटनेस कर रहे हैं। कर्नाटक के साहिली इलाकों में हिजाब पर जमकर हंगामा आराई हो रही है। हिजाब की मुखालिफत में हिंदू तंजीमों ने एहतजाज किया। वाकया उदयपुर जिले की कॉलेज का है। एक हिंदू तंजीमों के कारकुनों ने कॉलेज पहुंचकर तलबा में भगवा शाल तकसीम की। कॉलेज के प्रिंसिपल की मुखालिफत के बावजूद हिंदू तंजीमों के कारकुनों ने भगवा शाल तकसीम की और इस मौके पर बहस और टकराव भी देखने को मिला। दूसरी जानिब कंदापुर के कॉलेज में भी एहतजाज किया गया। यहाँ पर मुस्लिम लड़कियों ने एहतजाज किया। मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब के साथ क्लासरूम में दाखिल होने के लिए इजाज़त मांगी। तालिबात ने कहा कि हिजाब हमारी तर्ज जिंदगी का हिस्सा है। हमारे सभी सीनियर्स हिजाब पहनकर ही कॉलेज आया करते थे। अब अचानक हमें क्यों हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। हम सबको एक हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है जो हमें बेहतर तर हासिल करने की तरगीब देता है। हमारी पहल बायजूज़ यंग जीनियस में मुख्तलिफ शोबों से कुछ अजीम सितारे आए और हमारे एपिसोड में जुड़े बायजूज़ यंग जीनियस के। आइए कुछ झलक देखते हैं बायजूज़ यंग जीनियस के एपिसोड की। यह है अंजलि भागवत। अंजलि जी नमस्ते। नमस्ते।
हेलो सिमरन। हेलो। मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। आप जो ब्रेवली सबका सामना करके स्पोर्ट्स को अपना लिया है और स्पोर्ट्स से बहुत कुछ आप सीख रही है और आपकी एनर्जी देख के हम खुद इंस्पायर्ड होके ये नेशनल में अच्छा कंपटीशन खेलने की सोच रहे हैं। गोपी सर आपकी बारी है। सिमरन आप बताइए कौन सा एम करें? 6th रो 2nd। अरे वाह, 6 कॉलम तो पकड़ लिया आपने। गोपी सर ये एक शूटिंग वूटिंग भी आप कर रहे हैं क्या? नहीं, कोई प्राइज मिल जाएगा क्या? एक चीज मैं गोपी सर आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप पैरा एथलीट्स को ट्रेन भी करते हैं, उनमें क्या बहुत स्पेशल है? जो मेरे स्टूडेंट्स है और जो मैंने बाहर भी देखा है, इनका ना एक बाहर का जो फेज होता है वो एक रहता है, एक अंदर एक स्ट्रीक रहता है, वो कॉन्फिडेंस का रहता है और एक नॉटीनेस का भी रहता है। सबके आंख में एक चमक भी रहती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली जो एथलीट्स बने हैं उनको उनके चैलेंजेस से ऊपर उठने की एक प्रेरणा और आदत सी हो गई है। नॉर्मली क्या है कि एज ए कोच आपको क्या लगता है कि आप हाथ मार लो, पैर मार लो, चले, बट इसने जो सीखा है वो अपने आप में सीखा होगा, किसी ने बोला होगा बट डायरेक्शनली, बट इसका जो माइंड है वो अपने आप में एक रास्ता ढूंढ रहा है। सो दे एक्चुअली फाइंड आउट ए वे ऑफ कमिंग आउट ऑफ चैलेंजेस एंड दैट मेक्स देम इनहेरेंटली वेरी स्मार्ट एंड अवेयर एंड दैट शोज इन द demeanor. So they are not bothered about anything. They just come out as beautiful people and huge inspiration. तो न्यूज़ रूम लाइव से खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।